हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स के क्लास जो बहुत डिमांड कर रहे थे, और बात सही भी है कि भाई आप पिछली क्लास में नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको आए हुए दूसरी क्लास को, तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है, मेरा भी थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। तो कोई नहीं, अब लगातार कोशिश रहेगी, और कोशिश तो हर बार रहती ही है मेरी कि लगातार क्लास देने की। चलिए, तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में शुरू किया था, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देखा भी बहुत, और शेयर करिए और उत्साह मिलेगा, और ज़बरदस्त मेहनत करने की कोशिश करूँगा। बहुत मेहनत से चीज़ें लिखी हैं आज इसमें मैंने, और बहुत मेहनत से समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे आपको क्लास में जब पढ़े थे वो समझ में आई हो या ना आई हो। आप बिल्कुल ज़ीरो हो साइंस में, ये मान करके मैं चलता हूँ, और आप फिर किसी भी एग्ज़ाम में उठा लेना, जहाँ भी गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन आएगा वो आप सही करोगे ही करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग मान लो निश्चित होता है, चाहे जीके में ही सही, ठीक है। क्योंकि जहाँ जीके में भी साइंस आती है तो वहाँ भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, यानी गुरुत्व केंद्र की। तो ये क्या होता है, आपने अगर नाम ही सुना है सिर्फ, तो आज समझ लीजिएगा। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत बड़े कलाकार या कोई खिलाड़ी या कोई फुटबॉलर, आपने देखा हो पूरी फुटबॉल को ऐसे घुमा देता है, अपनी उंगली पर नचा देता है, और आपने देखा हो कोई तो लाठी को उंगली पर खड़ी करके नचा देता है, कोई कुर्सी कोई खड़ी कर लेता है अपने सर पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सर पे पता नहीं क्या क्या खड़ी कर लेते हैं लोग। ये ऐसा कैसे, हम क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें उतना कुछ करना नहीं है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, ये सब ऐसे कैसे बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें? इसका कुछ तो कारण होगा। हाँ, साइंस की नज़र में एक कारण जरूर है, और उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहाँ से वह पूर्णतः संतुलित हो जाती हो, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा ये पेन है, और मैं ढूंढूं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या वो पॉइंट कहाँ है, वो काल्पनिक पॉइंट इस पर होता नहीं है, वो आपको पहचानना होता है, और वो प्रैक्टिस बताती है कि भाई मैं उंगली पर खड़ी करूं तो मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो इसलिए मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पर आप सोच के देखो कि यहाँ पर इसका पॉइंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वो एक ही साइड रहेगा और बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। मतलब साइड तो चारों ओर कहीं भी हो सकता है, पर बिल्कुल बीचों बीच होगा, और जिनकी प्रैक्टिस होती है उस बीच के बिंदु पे वो बिल्कुल एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये संतुलित हो जाएगी। कोई कहने लगे मैं यहाँ से संतुलित करूँगा, मैं कहूँगा बेटा करके दिखा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर का नाम है, बिल्कुल बीच में से होगा। तो गुरुत्व केंद्र, अब आप समझ गए हैं क्या होता है। किसी वस्तु का वह बिंदु जहां से वह पूर्णतः संतुलित हो सके। जैसे इटली में पीसा की मीनार है, वो तिरछी आपने देखी हो कि झुकी हुई मीनार है, तो वो कैसे झुकी हुई है, वो क्यों रुकी हुई है, वो कैसे संतुलित हो रखी है? दरअसल में वो यूं झुकी हुई है ना, तो आप समझ लीजिए उसका सिरा जो होता है और उसका जो बेस है, वो बेस वहां तक गया हुआ होगा, उस बेस ने उसको संतुलित कर रखी है। कोई कहे मैं बेस यहीं तक रखूंगा बस फाउंडेशन, और उसको इतना झुका दूंगा, तो वो कभी झुक ही नहीं सकती, ठीक है। फाउंडेशन पे नहीं झुक सकती, तो वो फाउंडेशन वहां तक है जिससे वो रुकी हुई है, ठीक है। तो उसकी ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर के जाती है, तो कोई भी चीज संतुलित हो सकती है फिर, ठीक है। आगे बात करता हूं। ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये पूछा जाता है पीसा की मीनार जो झुकी मीनार है उसका कारण क्या है, वो कैसे रुकी हुई है, वो कैसे झुकी हुई है? क्योंकि वो उसका जो गुरुत्व केंद्र है उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा के एकदम सीधी रेखा में है, या ऊर्ध्वाधर से एकदम सीधी रेखा में है, ठीक है। चलिए अगले मतलब पॉइंट की बात करूं, भार तथा द्रव्यमान में अंतर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपने जान लिया तो ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, भार और द्रव्यमान क्या चीजें हैं दोनों। दोस्तों, ये होता है, जैसे देखिए, भार को हम लोग बोलते हैं W, और इसको हम लोग बोलते हैं M, और W को हम लोग बोलते हैं mg। दरअसल में mg नहीं है, ये F बराबर m में
न्यूटन का गति का दूसरा नियम है जिसने सिद्ध किया था F बराबर m में होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दोस्तों त्वरण तो ये भी है, तो एक ही जगह g लिख सकते हैं, बस ये गुरुत्व त्वरण के केस में g होता है और बाकी किसी और केस में a होता है। ठीक है, तो इसी को हम, तो ये तो फिर m ही हुआ, और m में हुआ तो फिर ये w क्यों है, ये तो f भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो f और w एक ही बात है, तो इसलिए w का मात्रक वही होगा जो f का मात्रक होगा, अर्थात भार का मात्रक क्या होगा ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि भार का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, और अगर आप द्रव्यमान में g की गुणा कर दो, और g का मान क्या है 9.8 है, मैं लगभग 10 मान लूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो m में 10 की गुणा करते ही आपका भार आ जाता है, या आपने अपने भार में 10 का भाग दे दिया तो आपका m आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि अब हम मशीन पर खड़े होते हैं, भार नापने वाली मशीन पर, तो हम देखते हैं कि हम किससे नाप रहे हैं, अपना भार नाप रहे हैं या द्रव्यमान नाप रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझिएगा कि अगर हम वेट मशीन पर खड़े होते हैं तो हम भार नापते हैं या द्रव्यमान नापते हैं, तो आप कहोगे हम नापते तो भार ही हैं जी, हम तो भार ही नापते हैं। अगर आप भार नापते हो तो फिर उसको किलोग्राम में क्यों बोलते हो, आप तो न्यूटन में कभी नहीं बोलते अपना भार कि मेरा 70 न्यूटन भार है। तो दोस्तों फिर तो इसका मतलब आप द्रव्यमान नापते हो। तो आज देखिए ये क्लियर मैं बिल्कुल कर दूंगा आपके दिमाग में। तो दोस्तों ये होता क्या है, पहले तो आपको बता दूं कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, चलो इस बात पे बाद में आऊँगा, पर मैं पहले आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि वेट मशीन है, ये ऐसे डंडा, कुछ छोटे छोटे डंडा, फिर एक छोटा छोटा पर बड़ा, तो इस तरीके से उसकी सुइयाँ होती हैं, और यहाँ पर आपके मान लीजिए सुई आ जाती है 70 पे सुई, और ये सब किस में यूनिट लिखी होती है 70 किलो, यहाँ 60 किलो, इस तरफ सुई, इधर तो ज़्यादा आएगा, चलो 60 इधर कर लो, इधर 80 कर लो, तो इस तरीके से सुई दिखा रही है आपका वेट। ठीक है, इस मशीन की, तो ये तो आप 70 किलोग्राम, और आप कहते हो मेरा वजन, मेरा भार 70 किलोग्राम हो गया, तो 70 किलोग्राम क्या ये भार है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब हम इस मशीन पर नापते हैं तो ये होता, ये दरअसल में ये जो यूनिट है ना, ये न्यूटन की ही है, ये न्यूटन है, ये 700 न्यूटन है, ये 800 न्यूटन है, लेकिन न्यूटन में हम लोग समझ नहीं पाते, इस वजह से इसको क्या करते हैं कि ये न्यूटन में ही आता है, इसकी रीडिंग न्यूटन में ही होती है, तो उसमें 10 का भाग देके, क्योंकि जी का मान भाग देके, और 10 का नहीं, वो एग्जैक्टली 9.8 का होता है, और उससे ये यूनिट बनाई जाती है कि किलोग्राम में चेंज करके और आपको लिख दिया जाता है। नहीं तो आपकी मशीन न्यूटन में ही देगी, अर्थात आप भार ही नापते हो, लेकिन कहते हो उसको किलोग्राम में इसलिए है क्योंकि उस मशीन ने ही उस न्यूटन को किलोग्राम में बदल दिया है, अर्थात न्यूटन में जी का भाग दे करके एम लेकर आ गई है, लेकिन आपने नापा क्या, भार ही नापा है। ठीक है, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही व्यवहारिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपसे बोलूं कि क्या किसी भी वस्तु का भार शून्य हो सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। क्या किसी का द्रव्यमान शून्य हो सकता है? मैं कहूँगा शून्य कभी नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। भार शून्य हो जाएगा, पर द्रव्यमान क्या चीज़ है फिर? कोई भी वस्तु जिसमें भी कुछ जगह घेरने की क्षमता हो, कुछ भी द्रव्य भरा हो, उसमें द्रव्यमान 100% होगा ही होगा, और ये हर जगह नियत रहता है, हर जगह नियत, ये कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता है। भाई मान लीजिए आपके डब्बे में 5 किलो दूध है, मान लीजिए कोई मात्रा, भाई इस निशान तक दूध भर रहा है, उसको आप चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ चाहे चंद्रमा पर ले जाओ, दूध तो उतना ही भरा रहेगा उसमें, नहीं, तो वो है द्रव्यमान। दूध थोड़ी कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो कम होगा वो क्या कम होगा? वो भार कम होगा, द्रव्यमान कम नहीं होता है। तो दोस्तों ये कम क्यों हो जाता है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। कोई भी पिंड, कोई भी प्लानेट जितना बड़ा होता है उसके जी का मान उतना ही ज़्यादा होता है, अर्थात उसके त्वरण का मान उतना ही ज़्यादा होता है। मान लीजिए बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो वहाँ जी का मान भी बड़ा होगा, अर्थात यहाँ जी का मान 10 है तो वहाँ जी का मान 25 होता है। तो इसका मतलब m तो सेम ही है, मान लीजिए m हमारा यहाँ 70 है या 10 है, कुछ भी कर लीजिए आप, 10 है हमारा, m यहाँ पर 10 है, तो आप
बृहस्पति पर जाओगे तो वहाँ भाई धरती पे तो आपके 10 में 10 की गुणा होगी, 10 पे 10 में 9.8 की गुणा होगी ऐसे मान लीजिए, लेकिन बृहस्पति पर इसी m में 25 की गुणा हो जाएगी। तो आप ये कहते हो 2.5 गुना वजन बढ़ गया। तो आप कहते हैं हमारा वजन 2.5 गुना बढ़ गया क्योंकि जी का मान बढ़ गया। जी का मान तो परिवर्तित होना है, होना ही होना है, m तो कभी बदलता नहीं है। तो अब अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो वो किस लिए वजन कम होता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के मुकाबले छोटा है, तो वहां पर आपका वजन बदलना ही बदलना है। तो छोटा है तो छोटा ही होगा वजन भी, तो वहां जी का मान कम हो जाएगा। वहां जी का मान कितना होता है? g/6। अब वहां पे चंद्रमा पर त्वरण कितना है? g/6, अर्थात आप कह दीजिएगा 10/6, मोटा मोटा ले रहा हूं मैं। तो दोस्तों कि यहां पर जो चीज है, मान लीजिएगा यहां पर किसी चीज का या किसी में द्रव्यमान 90 किलोग्राम है, कोई भारी वस्तु है, m 90 किलोग्राम है और g का मान पृथ्वी पर 10 होता ही है, तो आप कहोगे 900 उसका भार हो गया, 900 न्यूटन। 900 न्यूटन 900 न्यूटन m गुणा g, ठीक है। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर इसको देखूंगा तो यहाँ पे 90 गुणा 10/6 होगा, अर्थात 90 गुणा 10/6। तो आपने देखा 6 से 15 तो 150। तो आप देखते हैं कि 900 का 150 बिल्कुल 1/6 ही हो जाता है। तो इसका मतलब कि चंद्रमा पर हमारा वजन 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जी के मान को 1/6 होने से वजन भी 1/6 हो जाना है। m नियत रहेगा दोनों जगह, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो m और द्रव्यमान या भार में आपको समझ में आ गए होंगे कि अंतर क्या होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आप जब भी तराजू पर खड़े हैं तो वो जो आपका नाप रही है वो ये नापती है कि आप कितना बल तराजू के ऊपर लगा रहे हैं। कोई भी आदमी अपने वजन से ज़्यादा बल नहीं लगा सकता तराजू पर। वो बात अलग है, भाग दौड़ के वो बिल्कुल उछल के खड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जी का मान थोड़ा बढ़ जाता है, m तो तब भी उतना ही रहता है, ठीक है। उछल के थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, मशीन टूटने का डर भी रहता है। तो दोस्तों मतलब कोई भी आदमी अपने वजन से ज़्यादा अगर वो खड़ा है, चाहे वो कितना भी यूं दबा ले या टेक दे पूरा, तो मतलब वजन से ज़्यादा नहीं लगा सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप अगर अपना वजन नाप रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पृथ्वी पर कितना बल उस पर लगा रहे हैं। और कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किस तरफ होगी? नीचे की ओर हमेशा। कभी ऊपर हो सकती है गुरुत्वाकर्षण बल की? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को नीचे ही खींचता है। तो हमारे वजन या भार की दिशा किधर होगी? हमेशा नीचे होगी, याद रहेगी बात दोस्तों। और द्रव्यमान की दिशा किधर होगी? द्रव्यमान में दिशा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान अदिश राशि है और भार कैसी राशि है? सदिश। तो इसमें ही दिशा की जरूरत है। तो इसकी दिशा, हमारे भार की दिशा अगर कोई पूछे या किसी भी वस्तु के भार की दिशा किधर होती है? हमेशा नीचे की ओर, याद रखना, ठीक है। आगे बात करता हूं दोस्तों अगले पॉइंट की, कि भारहीनता। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहे होंगे पॉइंट्स बहुत क्लियरली। बुक में शायद कहीं किसी में इतना डिटेल से आपको ना मिले। तो दोस्तों भारहीनता या वेटलेसनेस ये क्या होती है? भारहीनता वो स्थिति है जब वस्तु का भार फील ही ना हो। मान लो कोई चीज़ को, भारी भरकम बोरी को हम लेके जा रहे हैं, यहाँ तो वजन लग रहा है यार 40-50 किलो वजन है, बहुत वजन लग रहा है, रखवा, और वो कहीं पे ऐसा हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बोरी है ही नहीं हाथ में। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। और आप जो जा रहे हो ना, आपको खुद का वजन ऐसे लगेगा ऐसे में हो ही नहीं, पैर ही नहीं टिकेंगे आपके। तो वही है भारहीनता, क्योंकि आप धरती पर टिके हुए हो, वो इसलिए क्योंकि आपने या पृथ्वी ने आपका बल नीचे की ओर लगा रखा है उस पर, ठीक है, इसलिए आप टिके हुए हो। और जब टिकना बंद हो जाओगे वही भारहीनता होती है। तो जब वस्तु का भार शून्य हो जाए वही भारहीनता। ऐसा कहाँ होता है? अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के साथ। अंतरिक्ष में लोग पैकेटों में भोजन ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ थाली और कटोरी रख के चटनी और छाछ से रोटी नहीं खाई जा सकती, वो आपको पता है। वो किस लिए नहीं खाई जा सकती? क्योंकि वो भी थाली भी तैरेगी वहाँ हवा में, वो रुकेगी नहीं किसी कुर्सी पे या टेबल पर, ठीक है। तो इसलिए पैकेटों के रूप में, क्योंकि हम लोग ही खुद तैर रहे हैं वहाँ पर, मतलब हवा में ऐसे रहोगे। इसलिए तो कहते हैं भाई
सुनीता विलियम्स ने बनाया रिकॉर्ड 195 दिन काटे अंतरिक्ष में, तो 195 दिन बगैर जमीन पर टिके, ऐसे हवा में रहना, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? ऐसे ही सोना, ऐसे उठना, ऐसे ही बैठना, तो ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो होता ही फिर, ठीक है। तो दोस्तों ये सब होता है भारहीनता। अंतरिक्ष में अक्सर ऐसा हो जाता है, और भी कहीं होता है, हाँ बताऊंगा कहाँ पे होगा, धरती पे भी कर देंगे आपके साथ ऐसा, तो अभी दिखाऊंगा। चंद्रमा पर, ये भर लिख दिया है, चंद्रमा पर भार में अंतर क्या होता है? चंद्रमा पर भार में अंतर मैं बता चुका हूं, अब बार बार उसी बात को नहीं बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा पर g जो होता है वो g/6 होता है, इसलिए भार भी 1/6 हो जाता है, m कभी नहीं बदलता, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए दो समान द्रव्यमान की वस्तु, दो समान भार की वस्तु का हो या समान द्रव्यमान की वस्तु का हो, बात एक ही है। दो समान द्रव्यमान की वस्तु किसी छत से नीचे गिराई जाती हैं या उनको ऊपर उछाल के छोड़ा जाता है नीचे, ऊपर से ऊंचाई से छोड़ा जाता है किसी से, तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? जो भारी होगी वो या जो हल्की होगी वो? हम लोग सब यही कहते हैं कि भारी वस्तु पहले गिरेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप कभी गिरा के देखना एक फुटबॉल को और एक हल्की वस्तु उसके साथ, हल्की वस्तु ले लेना कोई उससे कम वजन की छोटी हो बस आकार में, तो दोस्तों जब दोनों को छोड़ोगे तो हमेशा हल्की वस्तु ही पहले गिरेगी, चाहे आप आजमा लेना इस बात को आज ही, ठीक है। चलिए, लिफ्ट में पिंड का भार, अगर मैं बात करूं लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है? देखिए, लिफ्ट यानी जिसमें हम अक्सर सभी बैठे होंगे लिफ्ट में, तो आज तक मेरे ख्याल से कोई तो ऐसा नहीं बच रहा होगा, आजकल तो घरों में भी यूज़ होती है, बड़े बड़े फ्लैट्स में भी यूज़ होती है। वो क्या है? तो दोस्तों लिफ्ट में जब हम, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जब हम लिफ्ट में या लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार उसमें बढ़ता है। पिंड कोई सॉलिड हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, हम भी हो सकते हैं, हम खुद को पिंड मान सकते हैं, हम अपने आप से फील करेंगे। तो दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर जाती है धीरे धीरे, तो पिंड का भार उसमें कम फील होगा, अधिक फील होगा, एक समान रहेगा। कैसा महसूस होता है? तो आप कभी महसूस करा हो आपने, तो आप ध्यान रखना, अब महसूस कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। जब भी लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपके पैरों पे नीचे बिल्कुल ऐसे लगता है भारीपन सा, तो इसका मतलब आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको अपना वजन अधिक फील होने लगता है। जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार अधिक फील होगा या महसूस होगा। और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है, ध्यान देना, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी स्वतंत्र रूप से, दोस्तों लिफ्ट नीचे की ओर, देखिए ऊपर लेके जा रहे हो लिफ्ट को, तो उसमें एक मोटर लगी हुई है, वो उसको ऊपर खींचती है, उसमें पट्टेदार जो भी कुछ उसमें है उससे चलता है। लेकिन जब वो लिफ्ट नीचे आ रही है तब भी क्या मोटर चलाते हैं उल्टी तरफ को? नहीं, तब तो बस वो मतलब उस मोटर वो उसको कंट्रोल करती है, पृथ्वी अपने आप खींच रही है उसको नीचे की तरफ, तो बस उनको छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, फिर तो अपने आप आ जाएगी। वो कितनी भी तेजी से आ जाएगी, बस उस स्पीड को कंट्रोल करके रखती है। वो जोर नहीं लगा रही है नीचे भेजने को तो पृथ्वी जोर लगा रही है। तो जब हम नीचे आ रहे हैं या स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है लिफ्ट, तो आपको वजन ज़्यादा फील होगा या कम फील होगा? आप खुद बताइएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं तो आप ऐसे लगेगा उड़े उड़े से फील हो गए, उसमें ऐसे लग रहा बड़ा हल्का सा एकदम ऊपर को निकल के जा रहा है आपका कुछ वजन, तो आपको हल्का फील होगा, आप फील करना इस बात को, ठीक है। तो वजन कम महसूस होता है जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आती है दोस्तों। और जब लिफ्ट एक समान वेग से एक समान त्वरण से कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक समान त्वरण से या वेग से, जो भी आप कहो, नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, एक समान होना चाहिए, तो उसमें पिंड का भार ना उसे घटा हुआ प्रतीत होता है ना उसे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, एक सा लगने लगा। भाई जब शुरू में लिफ्ट चलती है तभी तो वो फील होता है, और मान लो लिफ्ट वो चलती रहे 20-22 मंजिल तक, तो बीच में ऐसा लगेगा सब नॉर्मल है ना, तो वो इसी वजह से तो फिर एक समान प्रतीत होने लगता है, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है कि लिफ्ट में ऐसा हो जाता है, लिफ्ट की डोरी अचानक से टूट जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो लिफ्ट डोरी कंट्रोल कर रखी है तो लिफ्ट ऊपर तो जाएगी नहीं,
मोटर तो चढ़ाएगी नहीं उसको। अब वो डोरी ऊपर से छूट रही है लिफ्ट और नीचे एकदम से आ जाए तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप क्यों मर जाएंगे जी? नहीं। देखो, अगर वो एक समान मतलब इस तरीके से आए, अचानक से डोरी टूट जाए और बहुत तेजी से धरती में जाएगी फिर तो, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेजी से उसको खींच रही है, तो फिर क्या होगा? आपको भारहीनता, जो उड़ा उड़ा फील कर रहे थे ना, फिर तो ज्यादा ही उड़ा उड़ा फील करने लगोगे, अर्थात आपके पैर भी धरती पर नहीं टिकेंगे और बिल्कुल आप हवा में और भारहीनता में आ जाएगी, अर्थात आपको अपना वजन एकदम जीरो लगने लगेगा। जब भी ऐसा होगा लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये भारहीनता यहां भी समझ में आ गई, धरती पे भी हमने प्रयोग कर लिया। करना मत, बहुत चोट खा जाओगे। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए, तो ये हो गया, या लिफ्ट की डोरी भी मत टूटो, लिफ्ट जो नीचे गिर रही है ना, वो जी के मान वेग से, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड अपने वेग में परिवर्तन करती चले लिफ्ट नीचे को, हर बार 10 की स्पीड बढ़ाती चले नीचे को 10 की, तो भी आप में भारहीनता आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए पहले लिफ्ट चली ऊपर से 30 की स्पीड से, 30 मीटर प्रति सेकंड में बात कर रहा हूं, और फिर चल जा मान लो वो 40 की से, फिर आगे हर सेकंड में उसकी स्पीड फिर 50 हो जा, अगले सेकंड 60 हो जा, तो हो रहा ना 10 का अंतर, तो आप में भारहीनता आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं फिर चलाते हैं, रोकते हैं चलाते, तो पूरा कंट्रोल करके रखते हैं ताकि भारहीनता ज्यादा फील ना हो। ठीक है, अब कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई लिफ्ट की डोरी टूट जाए अचानक, या टूटे ना, एक मोटर हमने उसमें लगा दी नीचे की तरफ, कि पृथ्वी तो खींच रही है यार, मोटर से और ज्यादा नीचे को दे दिया हमने, और ले जो लगा और तेजी से नीचे को जा, इतने से काम नहीं चल रहा, अर्थात जी का मान आपने 10 की जगह 12 कर दिया। अब क्या होगा? पिंड तो बेचारा पहले ही नहीं टिक रहा था उसमें, आपके ऊपर जो वजन रखा वो भी आपको वजन नहीं लगेगा, आप खुद ही नहीं हो धरती पे जब तो। ठीक है, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए आप लिफ्ट में खड़े हैं और जी के मान से भी ज्यादा परिवर्तन से उसमें परिवर्तन कर दिया जाए उसके वेग में, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप जो फर्श पर टिके हुए थे ना, अब छत पर टिक जाओगे सीधा, मतलब उल्टी साइड आप पहुंच जाओगे, ऊपर की तरफ त्वरण पहुंच जाएगा, नीचे आपका त्वरण जो है वो माइनस में चला गया, जो जी था वो -2 में आ गया। अब -2 में तो काम उल्टा ही होना है, अर्थात आपका सर सीधा उसकी छत में जा लगेगा, और जब छत में जा लगेगा तो इस केस में मृत्यु तक भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये होता है लिफ्ट के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए बताने पड़े। तो लिफ्ट में पिंड के भार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, सारी बातें आप नोट कर लेना। ठीक है, ग्रह तथा उपग्रह, अब बात करता हूँ ये क्या है। ग्रह को हम प्लैनेट बोलते हैं, उपग्रह को हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब प्लैनेट क्या है? यही मंगल, अरुण, वरुण, जो भी आप सुनते हैं, पृथ्वी, ये सब, बृहस्पति, ये क्या है? ग्रह हैं, प्लैनेट हैं। उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और उपग्रह सैटेलाइट तो हम बहुत छोड़ते हैं, बिल्कुल आए दिन हमारा इसरो छोड़ता रहता है सैटेलाइट, तो वो कृत्रिम सैटेलाइट हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। अब इनमें फर्क क्या है? जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह क्यों हैं? क्योंकि वो सब सूर्य, और भी कंडीशंस हैं ग्रह होने की, सूर्य का चक्कर तो प्लूटो भी लगाता था, यम भी लगाता था, लेकिन हमने उसको ग्रह की श्रेणी से अब हटा दिया, हमने नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने। कभी मुझे पे शक करने लगो तो दोस्तों, कि ये जो सन है, इसका जो भी चक्कर लगा रहा है वो ग्रह, या कहिए हर ग्रह सन का चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। मान लीजिए ये पृथ्वी, ये भी लाइन में लगी हुई है इसकी परिक्रमा पर। अब जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा उसी को हम उपग्रह कहते हैं। आपको इसमें कौन सी नई बात बता दी? तो पता ही है हमें भूगोल से, बात सही है, आपको पता है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी हम कृत्रिम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका नाम सैटेलाइट इसलिए रखा है क्योंकि वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा ऐसे, तो क्योंकि उपग्रह होता ही वो है जो उस ग्रह की परिक्रमा करे। ठीक है, ये परिभाषा है ग्रह की और उपग्रह की। ठीक है, अब हम कुछ उपग्रहों पे चलते हैं। आपने जान लिया प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में, तो अब हम
कुछ कृत्रिम उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, यानी दो तरह के होते हैं हमारे उपग्रह, एक को हम PSLV और एक को हम GSLV टाइप उपग्रह बोलते हैं। हालांकि ये उपग्रह नहीं है, ये उनको ले जाने वाले वाहन हैं, PSLV और GSLV। ठीक है, अब क्योंकि देखिए PSLV का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये इसको सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है। व्हीकल तो आप जानते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वो व्हीकल, तो एक प्रकार से उनका उपग्रहों का यान होता है। और एक जो है हमारे होते हैं जिनको हम बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर जियो सिंक्रोनिकल लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनिकल में इसका ही नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह। तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो उपग्रह होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर मान लीजिएगा ध्रुवों पर उपस्थित, ध्रुव उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने सुने होंगे, और ये यहाँ पर स्थापित कर दिए जाते हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह पर। अब जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो ये भी घूम रहे हैं, तो ऐसे भी मान लेते हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं एक प्रकार से, इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि ये भी उपग्रह हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है, यूज़ भी बहुत है। अब दोस्तों ये जो हम लॉन्च करते हैं इन व्हीकल्स को, इन उपग्रहों को, तो दोस्तों कि इन उपग्रहों की जो पृथ्वी की परिक्रमा करने का टाइम है, क्योंकि उपग्रह यहाँ तो ध्रुव है, ध्रुव की परिक्रमा तो जल्दी हो जाएगी, तो ये जो है इसके हिसाब से घूमती रहे। पूरी पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है ना, अब ये ऊपर जब पृथ्वी ऐसे है तो ये गोला तो इनको बहुत छोटा पड़ेगा, तो ये 84 मिनट में ही चक्कर लगा देते हैं पूरी पृथ्वी का। मतलब ये पूरी धरती का चित्र ले सकते हैं 84 मिनट के अंदर, ऐसे आप मान सकते हो। मान लीजिए कोई कैमरा ही आपने लगा दिया, अमेरिका ने बहुत सारे PSLV लॉन्च कर रखे हैं, इंडिया भी बहुत करता है, तो दुश्मन की, जैसे आपने सुना होगा कि भाई पाकिस्तान के छाया चित्र लिए हमने उपग्रहों की सहायता से, वो यही होता है PSLV की सहायता से लिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब युद्ध काल में ऐसा दुश्मन देश कर लेता है। ठीक है, खुफिया जानकारी के लिए। और दोस्तों कितनी ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। 500 किलोमीटर से 8800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये PSLV द्वारा भेजे जा सकते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं। ठीक है, अब आगे बोलते हैं उपयोग क्या है। अब चूंकि 500 किलोमीटर ऊंचाई तक चले गए हैं तो मौसम का तो अनुमान बड़े आराम से लग जाएगा, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, दुश्मन देश की खुफिया जानकारी इनसे ले सकते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी से ऊपर है तो वो पृथ्वी का जैसे चक्कर लगा रही है तो कोई मतलब कभी किधर से कभी किधर से, तो वो पूरा जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है कभी किसी देश का चित्र आ जाएगा, कभी किसी देश का चित्र आ जाएगा, तो इस तरीके से चलता रहता है उनका हिसाब किताब। ठीक है, तो मूल्यवान खनिज, अब मूल्यवान खनिज का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर है अपने देश के चित्रों से देखा जा सकता है। वायुमंडल तथा ओजोन परत की सूचना बिल्कुल देखी जा सकती है। बादलों के चित्र तो भेज ही सकते हैं, हमारा हवाई जहाज बादलों में उड़ जाता है, ये तो बहुत ऊपर है हम, तो बादलों के चित्र भी ये भेज सकता है बड़े आराम से। तो ये इनका यूज़ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों GSLV की अगर मैं बात करूं तो GSLV को इसी केस में देखूं तो उसका जो जियो सिंक्रोनिकल होता है भू स्थिर। अब भू स्थिर वो क्यों है? भू स्थिर इसलिए है ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित किए जाते हैं। एक तो अब बाहर स्थापित किए जाते हैं पृथ्वी की कक्षा से, इसका मतलब तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई पृथ्वी पर मान लीजिए भारत यहाँ है और हमने ये स्थापित कर दिया यहाँ पर, तो कल को अब इनका मेन काम होता है संचार। ध्यान रखिएगा GSLV का जो मेन काम होता है संचार, टीवी चैनल्स वगैरह जो आप देख पाते हैं ये होता है। अब आप ये सोच करके देखो कि यहाँ पर भारत है और संचार का सीधा सीधा प्रसारण हो रहा है और भारत में ही हो रहा है। कल को भारत, क्योंकि पृथ्वी तो 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, पूरा अपनी धुरी पे घूम जाती है, तो आप देखते हैं कि भाई भारत तो हो सकता है 6 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये संचार जो है इसका फायदा तो फिर यहाँ आने वाला देश ले जाएगा। अब तो चित्र भारत के वहाँ पहुँचेंगे, मतलब भारत के जो चैनल हैं कौन कौन से आपको पता ही है, अब क्या क्या नाम लूँ, सास भी कभी बहू थी, तो वो तो यहाँ चलेगा, फिर अमेरिका में वो तो जानते ही नहीं इसको हैं।
तो फिर क्या होगा कि ये जो संचार के उपग्रह है ना, ये भू स्थिर बोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी के साथ स्थिर होने चाहिए, स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, अर्थात इनको ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाता है जो पृथ्वी की तरह ये भी घूम सकें। घूमते हैं, स्थिर नहीं है, पर पृथ्वी के सापेक्ष, हमारे देश के सापेक्ष स्थिर होने चाहिए, तभी ये हमारे साथ साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको भूस्थिर उपग्रह बोला जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जितनी पृथ्वी की गति होती है उतनी ही इसकी गति होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है, तो ये भी 24 घंटे में ही घूमना चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा GSLV का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता ही है। अगर पृथ्वी का 23 घंटे 52 मिनट कुछ सेकंड होता है, 23 घंटे 56 मिनट 52 सेकंड होता है, तो इसका भी 23 घंटे 56 मिनट 52 सेकंड ही होगा। उस पर लीप वर्ष होता है तो यहाँ भी लीप वर्ष ही होगा, क्योंकि ये भूस्थिर पृथ्वी के साथ स्थिर रखे गए हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। SSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि GSLV कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसको छोड़ने में दम लगता है हर किसी को, बहुत खर्चा आता है। इनको तो छोड़ सकता है कोई भी, ठीक है, कोई भी देश छोड़ लेता है। हम भी इसरो से 103, 104 को एक साथ भी भेजा था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था। तो दोस्तों 104 को एक साथ इनको ही भेजा गया था। वो ये तो एक चला जाए एक बार में बहुत बड़ी बात है। तो 3600 किलोमीटर सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। और इसका यूज़ क्या है? इसका उपयोग बस एक ही ध्यान रखिए, संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अब आपको PSLV और GSLV की अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी कि ये क्या होते हैं। अब मैं बात करूं उपग्रह की ऊर्जा की। ये क्या होता है? जो भी हम भी सैटेलाइट आप देखते हैं, आप देखते हैं बहुत बड़ा रॉकेट टाइप बना दिया जाता है, उसमें अंदर वो व्हीकल है उसका बहुत बड़ा हुआ होता है, फिर आग से निकलती है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। दरअसल में दोस्तों जब भी किसी उपग्रह को भेजते हैं, जैसे हमारी स्प्रिंग होती है ना, गूंज बोलते हैं जिसको, उसको दबा देते हैं। उसको दबाने से उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसे ही इसमें जो है उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा संचित की जाती है, ऐसे दबा के, और बोल्ट से खींच दिया जाता है उसको। और जैसे ही जब उसको छोड़ना होता है तो उसके नट बोल्ट खोल दिए जाते हैं। और ऐसे समझो जैसे वो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को जैसे ही हाथ उठाओगे एकदम वो ऊपर को उछाल मारेगी। तो ऐसे ये उछाल मारता है, और उछाल मारता है तो इसको शुरुआती चीज़ मिल जाती है उपग्रह को जमीन से उठाने के लिए, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे, तथा उपग्रह को निश्चित ऊंचाई तक भेजने के लिए, मतलब किसी ऊंचाई पर स्थापित करना है उपग्रह को, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जब एक बार स्टार्टिंग मिल गई तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा उसकी उस कक्षा में स्थापित कर देगी जहां हमें उसको भेजना है। वो हम कैलकुलेशन हमारे वैज्ञानिक करते हैं, तभी वो वैज्ञानिक हैं कि भाई ये किस में कैसे पहुंचेगा। और किसी भी उपग्रह के अंदर जो निहित ऊर्जा होती है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, वो बंधन ऊर्जा होती है। उसको बंधन ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलते। ठीक है, उपग्रह में संचित ऊर्जा को क्या बोला जाएगा? जब उपग्रह नीचे ही है तो उसमें बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा पहले स्थितिज ऊर्जा होती है और बाद में वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यही है बाइंडिंग एनर्जी उपग्रह की। ठीक है, आगे बात करता हूं ग्रहों संबंधी केपलर के नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तक आपने सुना होगा या क्वेश्चन रटा होगा कि केपलर के ग्रह संबंधी ग्रह संबंधी नियम किसने दिए? ठीक है, तो आप कहेंगे केपलर ने। ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए? केपलर ने, बहुत फेमस हैं। और आज मैं बताऊंगा कितने नियम दिए। 3 नियम दिए। उन तीनों नियमों में क्या क्या था, और बस लेक्चर इसी के साथ दी एंड हो जाएगा। और आप समझना, तीनों नियमों को बहुत गौर से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो केपलर ने बताई थी पहली बात, कि कोई भी जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह चक्कर लगाता है, वो ऐसे ही लगाता कि सूर्य है और बिल्कुल गोल, बिल्कुल सर्किल में लगाता हो, एकदम हर तरह ऐसे दूरी बराबर हो, ऐसे नहीं लगाता कोई भी ग्रह। उन्होंने बताया कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्त मैंने आपके सामने
बना दिया है। वृत्त होता है बिल्कुल गोल, दीर्घवृत्त होता है ऐसा। अब मान लीजिए सन यहाँ पर है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो ऐसे कभी सन के पास आएगी, कभी दूर जाएगी। आपने सुना ही होगा, कभी ठंड भी होती है, कभी गर्मी भी होती है, ठीक है, कभी दिन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो सब इसी कारण होता है, ठीक है। दिन बड़े छोटे का तो 23.5 डिग्री पर उसका झुकाव है, पर कभी गर्मी कभी ठंड, तो वो ऐसे कभी पास सन के कभी दूर सन के, तो इस तरीके से पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है सन का, ठीक है। या कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उस दीर्घवृत्त का की नाभि पर सन स्थित होता है। ये आप ग्रहों की बात कर दी उन्होंने, ठीक है। हर ग्रह की एक नाभि होती है, उस नाभि पर सन होता है। नाभि उसी को बोलते हैं जिसके चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये पहला नियम किसने दिया था? केपलर ने। अब केपलर साहब ने दूसरा नियम भी दिया था, और दूसरा नियम वो क्या है दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम अंग्रेजी में एलिप्टिकल बोलते हैं, तो वो अगर किसी अंग्रेजी वाले को समस्या हो तो वो भी देख ले। और जो दूसरा नियम बोला था केपलर साहब ने, वो ये बोला था कि भाई यहाँ से और यहाँ तक, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है और फिर यहाँ पहुँची, और ये मान लीजिएगा 5 सेकंड में ये दूरी तय की, 5 सेकंड में। अब फिर अगले 5 सेकंड में पृथ्वी पहुंच जाती है यहाँ, तो ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी ये बराबर होगी, अर्थात बराबर समय अंतरालों में कोई भी ग्रह बराबर दूरी तय करता है। ये भी दूसरे नियम में बात बताई गई थी। पहले नियम ने सिर्फ बताया कि कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य उसकी नाभि पर स्थित होता है। दूसरे नियम में बताया कि जो कोई भी ग्रह जो भी चक्कर लगा रहा है वो बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय करता है, 5 सेकंड और ये भी 5 सेकंड, तो ये दूरी दोनों की बराबर रहेगी। ये केपलर साहब ने बोला था। और तीसरा नियम क्या बताया? तीसरा नियम बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। तीसरा नियम ये बताया कि जो भी ग्रह, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल मतलब जैसे पृथ्वी ने यहाँ चक्कर लगाना शुरू करा सूर्य का, और हमने टाइम देखा और वो यहाँ आ गई चक्कर लगा के, तो जो परिक्रमण काल है, जैसे सूर्य का कितने दिन में या पृथ्वी चक्कर पूरा कर देती है, सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो आप कहोगे 365 दिन में। अपनी धुरी पर तो 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन सूर्य का 365 दिन में लगाती है, तो उसका परिक्रमण काल 365 हो गया। तो ये जो परिक्रमण काल है इसको टी बोला केपलर साहब ने, परिक्रमण काल। और अगली जो बात बताई कि जो दीर्घवृत्त की अर्ध कक्षा, देखिए इसको त्रिज्या नहीं बोल सकते। वृत्त होता त्रिज्या का मतलब होता है हर जगह से समान, पर ये समान नहीं होती, यहाँ कम है यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको त्रिज्या नहीं कह सकते। तो अर्धवृत्त एक दीर्घवृत्ताकार की एक अर्ध कक्षा आप कह सकते हो, ये वाली, ठीक है। तो इसके क्यूब, तो इसको आर अगर मैंने मान लिया, इसका क्यूब के समानुपाती होता है ये आवर्तकाल, ठीक है। तो ये इस दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, इसके आवर्तकाल का वर्ग करना भूल गया। तो ये अगर पूछा जाए कि ये ऐसे दे करके कि आवर्तकाल समानुपाती दीर्घवृत्त की कक्षा का क्यूब, या दीर्घवृत्त की कक्षा की दूरी जो भी कुछ बोलेगा, अर्धवृत्तीय दूरी का क्यूब जो है समानुपाती होता है, ये केपलर का कौन सा नियम कहता है? तो आप कहेंगे केपलर का तीसरा नियम। या केपलर का तीसरा नियम क्या है? तो ऑप्शन में अगर ये दे देगा तो आपको पहचान के लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन गहराई से अगर पूछेगा तो ये बना सकता है। तो तीनों नियम हो गए। पहले नियम में क्या था? दीर्घवृत्तीय कक्षाएं सिर्फ, और सूर्य इसकी नाभि पर स्थित, और नाभि ये नहीं बिल्कुल बीच में ही हो, यहाँ हो सकती है, यहाँ मान लिया हमने। दूसरा नियम ये कहता था कि भाई ये जो है बराबर समय में कोई भी ग्रह बराबर दूरी तय करता है इसका परिक्रमण करते समय, ठीक है। परिक्रमण ही तो कर रहा है, परिक्रमण करते समय बराबर समय में बराबर दूरी, तो ये दूरियां बराबर तय होती। दूसरा नियम। तीसरा नियम में कहते हैं कि ये जो परिक्रमण काल का वर्ग है, ये इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा की जो दूरी होती है उसके क्यूब का समानुपाती होता है। ये 3 नियम दिए थे केपलर साहब ने। और आगे बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की, पलायन वेग। अब ये पलायन वेग क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग वेग है ये।
पलायन का मतलब है एस्केप, एस्केप का मतलब है बचाव, बच गए। अगर मैं इस पेंसिल को, ये पेन है, इसको इतनी तेजी से ऊपर फेंक दूं कि वापस लौट के पृथ्वी पर ना आए, तो उसी वेग को मैं कहूंगा ये पृथ्वी से पलायन कर गई, अर्थात पृथ्वी से बाहर चली गई। तो ऐसा जो वेग होता है उसी को हम पलायन वेग बोलते हैं। जिस वेग से आपने फेंका, आप कहो ये तो कितनी तेज फेंक लो जी, ये तो वापस आएगी लौट के, ये तो आप गलत सिखा रहे हो। तो दोस्तों ऐसा भी एक वेग है कि जिसको इससे फेंक दिया, हमारे बस की वो बात नहीं है, मशीन से ऐसा किया जा सकता है और किए गए हैं ऐसे परीक्षण। फिर वो कहाँ चली जाती है? जब लौट के पृथ्वी पर नहीं आती, पूरा आकाश में, और वो भी किसी न किसी का चक्कर काटने लगती है। मतलब आकाश में सब चक्कर ही तो काट रहे हैं, और वो जब उस पर किसी का प्रभाव नहीं हुआ, हो सकता है बृहस्पति खींच ले अपनी ओर को उसे, या और कोई बड़ा पिंड हो तो खींच लेगा, उस पर जा गिरेगी, और क्या होएगा, ठीक है। और नहीं तो यूं ही चक्कर काटती रहेगी, कभी किसी का, कभी किसी का, किसी के लपेटे में आ गई तो वो ले ही लेगा अपनी ओर को। चलो ठीक है, तो पलायन वेग यही होता है। और इसको किस वेग से, मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पलायन वेग का मान। ये पूछा हुआ है कई बार कि मतलब आप इसको इतनी तेज फेंको। अब आप सोच के देखो कि 11.2 किलोमीटर हमारे यहाँ से कितनी दूर है। मान लो हमारे यहाँ से सिकंदराबाद पड़ता है एक शहर, वो 11 किलोमीटर, तो एक सेकंड में इतनी तेज फेंकूं कि एक सेकंड में सिकंदराबाद पहुँच जा, इतनी तेज होनी चाहिए वो गति। और फिर उसे ऊपर फेंको उसी वेग से, तो समझ लो वो वापस धरती पर नहीं आएगी। तो इतनी तेज से फेंक पाना संभव है क्या? हमारा गेंदबाज है शोएब अख्तर, तो वो 161, हमारा नहीं जिसका भी है, तो 161 किलोमीटर प्रति घंटा की से फेंकता है। और अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में आती है इतनी, अगर मैं इसको देखूं कि 1 घंटे में कितनी बनेगी, तो दोस्तों ये 36,000। तो हमारा गेंदबाज तो यहीं खत्म है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 36,000 अगर इसी यूनिट में बदलूं, तो 36,000 की गति से अगर शोएब अख्तर गेंद फेंक दे ऊपर को, तो समझ लो वो धरती पर नहीं आएगी। तो सोचो इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, हाथ से फेंक पाना। अगली 10 पीढ़ी आ जाओ या 100 पीढ़ी आ जाओ, कोई इतना मानव नहीं आ रहा, महामानव की इसको फेंक देगा। तो कुल मिलाकर ये वेग आप याद रख लेना 11.2। और हमारी किताब में ये भी लिखा हुआ चंद्रमा पर ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किताब में से देख के कि कितनी है। 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी पूछे 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये चंद्रमा और पृथ्वी की अलग अलग है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण ज़्यादा है, वो जल्दी ज़्यादा खींचता है, इस वजह से चंद्रमा पर ये कम है, क्योंकि वो नहीं खींच पाएगा थोड़ी सी स्पीड से भी, पर फिर भी ये भी बहुत ढेर स्पीड है। तो चंद्रमा पर इस गति से आपने फेंका तो वो भी चीज़ वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दोनों की पलायन वेग तो आप याद रख ही लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराऊंगा अब लास्ट में, जब फिजिक्स खत्म कर लूँगा सब चैप्टर्स के एक साथ, ठीक है, चैप्टर का नाम डाल के। लेकिन अब इस चैप्टर के क्वेश्चन और हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर आप इसका टेस्ट दे लेना इस चैप्टर का कि कितने क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।